हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम कक्षा 11वीं की पुस्तक आरोह भाग 1 से लिए गए पाठ स्पीति में बारिश के बारे में पढ़ेंगे, जिसे कृष्णनाथ जी ने लिखा है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं लेखक परिचय के बारे में। कृष्णनाथ जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सन 1934 में हुआ था और इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में एमए की और उसके बाद इनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया। कृष्णनाथ जी अर्थशास्त्र के विद्वान हैं और काशी विद्यापीठ में इसी विषय के प्रोफेसर भी रहे। हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं पर इनका समान रूप से अधिकार है। वे दोनों भाषाओं की पत्रकारिता से भी जुड़े रहे। हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में भी कई वर्ष तक रहे और इन्होंने अंग्रेज़ी के मैनकाइंड का कुछ वर्षों तक संपादन भी किया। कृष्णनाथ जी राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन टीचिंग की प्रक्रिया से बौद्ध दर्शन की ओर मुड़े और कृष्णनाथ जी को लोहिया पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख रचनाओं में लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली आदि मुख्य रूप से आते हैं। इसके अलावा इन्होंने हिंदी और अंग्रेज़ी में कई पुस्तकों का संपादन भी किया। ये उच्च कोटि के रचनाकार थे और यायावरी होते हैं घुमक्कड़ी, घूमने की प्रवृत्ति के थे। इन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की तथा बौद्ध धर्म व भारतीय मिथकों से जुड़े स्थलों को खोजना शुरू किया। अपनी यात्रा को शब्दों में बांधा, जहाँ की भी यात्रा करते उसे शब्दों में बांधते और पाठकों तक पहुँचाते। इनके यात्रा वृतांत स्थान विशेष से जुड़े होकर भी भाषा, इतिहास, पुराण का संसार समेटे हुए हैं। पाठक जब इनके यात्रा वृतांतों को पढ़ता है तो ऐसे लगता है वह खुद ही यात्रा करने लग गया हो। जो लोग इन स्थानों की यात्रा कर चुके होते हैं वे कृष्णनाथ के यात्रा वृतांत को पढ़कर अपनी यात्रा को पूरा मानेंगे। स्पीति में बारिश, यह पाठ एक यात्रा वृतांत है। स्पीति हिमालय के मध्य में स्थित है और अपनी भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से बिल्कुल अलग है। लेखक ने इस पाठ में यहाँ की जनसंख्या, फसलें, जलवायु, ऋतु व भूगोल का वर्णन किया है। सब एक दूसरे से संबंधित है और उन्होंने इस बात का भी वर्णन किया है कि जो स्पीति का रास्ता है वह काफ़ी दुर्गम है और उन लोगों के कठिनाई भरे जीवन को भी सामने लाने का प्रयत्न किया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहां बूंदों से भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। लेखक बताता है कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील स्पीति है। ऊंचे ऊंचे दर्रे हैं व कठिन रास्ते होने के कारण इतिहास में इसका नाम अधिक नहीं है, बहुत कम नाम रहा है इसका। आजकल संचार के जो आधुनिक साधन हैं, कम्युनिकेशन के जो आधुनिक साधन हैं, उसमें वायरलेस के जरिए ही केलंग व काजा के बीच संबंध स्थापित रहता है। जो केलंग के बादशाह को हमेशा एक ही बात का डर रहता था, या तो अपने अपमान का, अवज्ञा का या बगावत का। यह क्षेत्र प्राय स्वायत्त मतलब अपने आप चलने वाला स्वतंत्र रहा है, चाहे कोई भी राजा रहा हो। इसका कारण यहाँ का भूगोल है। भूगोल ही इसकी रक्षा और संहार करता है। पहले राजा का हरकारा सेवक दूत यहाँ आता था तो उसके आने तक अल्प वसंत बीत जाता था। अल्प वसंत थोड़ा सा बसंत ऋतु। जोरावर सिंह हमले के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए थे। उसने यहाँ के घरों को और विहारों को लूट लिया, काफ़ी कुछ नुकसान पहुँचाया।
लेखक ने स्पीति की जनसंख्या का वर्णन करते हुए बताया है कि स्पीति की जो जनसंख्या है वह लाहुल से भी कम है। 1901 में यहाँ 3,231 लोग थे और अब 34,000 लोग हैं। लाहुल स्पीति का जो क्षेत्रफल है वह 12,210 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ जनसंख्या प्रति वर्ग मील बहुत कम है। मीन्स 4-4 मील तक जनसंख्या आगे व्यक्ति दिखाई नहीं देते। भारत को यहाँ का प्रशासन ब्रिटिश राज से मिला था। तो अंग्रेज़ों ने 1846 ईस्वी में जो कश्मीर के राजा गुलाब सिंह थे, गुलाब सिंह से यहाँ का प्रशासन लिया ताकि वे पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में जा सकें। लद्दाख मंडल के समय यहाँ का जो शासन था वो स्थानीय राजा नोनो, जिसको बोला जाता है, के द्वारा चलाया जाता था। तो अंग्रेजी शासनकाल में नोनो कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन में काम करता था। तो स्थानीय लोग उस नोनो को ही राजा मानते थे। 1873 ईस्वी में स्पीति रेगुलेशन में लाहुल व स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। यहाँ पर जो दूसरे कानून होते थे वे लागू नहीं होते थे। यहाँ के जो नोनो को माल गुजारी इकट्ठा करने और छोटे छोटे फौजदारी मुकदमों का फैसला करने, यहीं तक कि उसको सिर्फ केवल एक परमिशन मिली हुई थी, इतना ही अधिकार दिया गया था। उसके ऊपर के जितने भी मामले होते थे वह कमिश्नर के पास भेज देता था। 1960 में इस क्षेत्र को पंजाब राज्य में तथा 1966 में हिमाचल प्रदेश बनने के बाद राज्य के उत्तरी छोर का जिला बना दिया गया। स्पीति 31.42 और 32.59 59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच में स्थित है। चारों तरफ इसके पहाड़ ही पहाड़ है और इसकी जो मुख्य घाटी है वह स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति जो नदी है वह तिब्बत की तरफ से आती है और किन्नौर जिले से बहती हुई सतलुज में जा मिलती है। लेखक ने पारा नदी, पिन की घाटी के बारे में भी मान भाई से सुना है। यह क्षेत्र बहुत ही वीरान और बीहड़ है। यहाँ लोग रहते कैसे हैं, लेखक को इस बात की हैरानी होती है। स्पीति के बारे में बताने पर यह सवाल लोग लेखक से पूछते हैं, क्योंकि ये लोग आम पब्लिक से कटे रहते हैं। यह क्षेत्र 8-9 महीने शेष दुनिया से कटा रहता है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है। वे एक ही फसल उगाते हैं तथा लकड़ी व रोज़गार भी नहीं है, फिर भी वे यहाँ रह रहे हैं क्योंकि वे यहाँ रहते आए हैं। इसके पीछे किसी भी प्रकार का तर्क नहीं है, कोई लॉजिक लेखक को नहीं मिलता कि जो क्षेत्र बाकी क्षेत्रों से बिल्कुल अलग है, कटा हुआ है, कुछ खास उसमें नहीं है, हर चीज़ की मुश्किल होती है, फिर भी लोग यहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। स्पीति के पहाड़ लाहुल से अधिक ऊंचे हैं, भव्य हैं व नंगे हैं। ज़्यादा उनके ऊपर पेड़ पौधे नहीं हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद शोर जमा हुआ है। यहाँ हिम का आर्तनाद है, ठिठुरन है और व्यथा है। मतलब इतनी बर्फ़ है, इतना दुख है, इतनी पीड़ा है, इतनी ठंडक है यहाँ पर, केवल एक व्यथा के अलावा कुछ भी दिखाई सुनाई नहीं देता। स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है। लाहुल समुद्र की सतह से 10,535 फीट ऊंचा है और स्पीति 12,986 फीट ऊंचा। स्पीति घाटी को घेरने वाली जो पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई है वह 16,221 से 16,500 फीट है। दो चोटियाँ 21,000 फीट से भी ऊंची हैं। इन्हें 12 लचा श्रेणियाँ कहते हैं। जो दक्षिण की पर्वत श्रेणियों को माने श्रेणियाँ कहते हैं। शायद बौद्ध के जो माने मंत्रों के नाम पर इनका नामकरण किया गया था। जो बौद्धों का बीज मंत्र है ओम मणि पद्मे हुम, जिसे संक्षेप में माने कहते हैं, उसका उच्चारण वहाँ होने के कारण इन्हें माने श्रेणियाँ कहा जाता है। स्पीति के पार बाह्य हिमालय दिखाई देता है, जिसकी चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। तो लेखक चोटियों से होड़ लगाने के कंपटीशन के पक्ष में नहीं है। ऐसे लगता है कि इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु को बुलावा देना है। लेखक चाहता है कि देश दुनिया के मैदानों व पहाड़ों से युवतियाँ यहाँ आएँ, अपने अहंकार को गलाकर फिर चोटियों के अहंकार को चूर करें। मतलब यहाँ आने की कोशिश करें और इन चोटियों के ऊपर चढ़ने की कोशिश करें।
माने की चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई। युवक युवतियाँ यहाँ आकर किलोल करे तो यहाँ आनंद का प्रसार हो। कहने का मतलब अगर यहाँ पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा आएगी, यंगस्टर्स यहाँ आएंगे, वो जब मस्ती भरे माहौल में यहाँ पर रहेंगे, उनकी आवाज़ें आएंगी, गुनगुनाएंगे, तो ये सारा वातावरण बड़ा आनंदपूर्वक हो जाएगा। स्पीति में लेखक ने बताया कि यहाँ केवल 2 ही ऋतुएं होती हैं, 2 ही तरह के मौसम होते हैं। जून से सितंबर तक अल्पकालिक वसंत ऋतु, और जो बाकी का समय बच गया शेष वर्ष शीत ऋतु होती है। तो बसंत में जुलाई में औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत सर्दी में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बसंत में दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं, और शीत ऋतु में जो ठंडक होती है उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। यहाँ वसंत का जो समय है वो लाहुल से कम होता है, मीन्स एक थोड़ा सा जिसको प्लेजेंट वेदर हम बोल सकते हैं। इस ऋतु में यहाँ फूल हरियाली आदि नहीं आते, जबकि बसंत ऋतु में कहीं पर भी चले जाओ हरियाली, फूल, पत्ते, नए पेड़ पौधे आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं आते। दिसंबर से मई तक यहाँ बर्फ़ जमी रहती है, यहाँ तक कि नदी नाले भी जम जाते हैं। तेज़ हवाएं मुंह, हाथ व कोई भी शरीर का अंग अगर खुला रह जाए तो तेज़ हवाएं एक कांटों की तरह चुभती हैं, शरीर को सुन्न कर देती हैं। यहाँ मानसून की भी पहुँच नहीं है, बारिश अधिक नहीं होती। लेखक ने यहाँ पर कालिदास के बारे में बताया है। कालिदास संस्कृत के एक महान कवि हुए हैं, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था ऋतुसंहार, उसका वर्णन किया है। तो ऋतुसंहार में जो वर्षा ऋतु का वर्णन किया है तो उसे हटाना होगा। उसका वर्षा वर्णन लाहुल स्पीति के लोगों की समझ से परे है। वे नहीं जानते कि बरसात में नदियाँ बहती हैं, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिंघाड़ते हैं, जंगलों में हरियाली छा जाती है, और यहाँ तक कि जो वियोगिनी स्त्रियाँ होती हैं वे तड़फती हैं मिलने के लिए, क्योंकि ऋतुसंहार में ऐसा कुछ बताया गया है। स्पीति के लोगों ने कभी भी यहाँ पर पर्याप्त वर्षा नहीं देखी। यहाँ की धरती सूखी, ठंडी व बंजर जैसी रहती है। यहाँ पर केवल एक ही फसल होती है, जिनमें जौ, गेहूँ, मटर व सरसों प्रमुख हैं, और इनमें से भी जौ मुख्य है। सिंचाई के साधन पहाड़ों से बहने वाले झरने हैं, अर्थात कृषि के लिए जो पानी चाहिए होता है वो पहाड़ों से जो झरने बहते हैं वहाँ से लिया जाता है। स्पीति नदी का पानी काम में नहीं आता। स्पीति की भूमि पर खेती की जा सकती है, बशर्ते कि वहाँ पर पानी पहुँचाया जाए। पानी ना होने की वजह से वहाँ की धरती बंजर बन जाती है। यहाँ पर फल, पेड़ आदि नहीं होते, और यहाँ की जो धरती है वो वीरान है। वर्षा तो यहाँ पर एक घटना के समान है। अगर कभी वर्षा आ जाए तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी घटना घट गई है। लेखक एक घटना का वर्णन करता है। एक बार वह काजा के डाक बंगले में सो रहा था। आधी रात के समय उसे लगा कि कोई खिड़की खटखटा रहा है, तो उसने जब खिड़की खोली तो हवा का एक तेज़ झोंका आया जो उसके मुंह और हाथ को एकदम से छीलने सा लग गया। उसने फटाफट खिड़की का दरवाज़ा बंद किया और उसने देखा कि बारिश हो रही है। बर्फ़ की बारिश हो रही थी। सुबह उठने पर पता चला कि लोग उसकी यात्रा को शुभ बता रहे थे। यहाँ बहुत दिनों बाद बारिश हुई, अर्थात स्पीति में काफ़ी समय तक बारिश नहीं हुई थी, और जब उस दिन बारिश हुई तो लोगों ने लेखक का वहाँ पर आना शुभ बताया कि उसके आने पर वहाँ बारिश हुई। तो इस तरह से लेखक ने इस पाठ में स्पीति की बारिश का वर्णन किया है। तो बच्चों, इस तरह से ये जो एक यात्रा वृतांत है स्पीति में बारिश, एक्चुअल में जो लेखक चाहता है कि कुछ युवा पर्यटक यहाँ स्पीति में पहुँचे ताकि स्पीति का जो पर्यावरण है वह बदल जाए। जैसे लेखक के लिए भी एक ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति में आना, वहाँ की बूंदों से भर जाना एक सुखद संयोग बन गया था। तो लेखक को लगता है कि अगर यहाँ पर पब्लिक धीरे धीरे करके दुर्गम रास्तों से होती हुई आना शुरू करेगी तो धीरे धीरे ये क्षेत्र भी अच्छा बन जाएगा। तो लेखक ने मुख्य रूप से यहाँ की जनसंख्या, यहाँ की ऋतु, फसल, जलवायु का वर्णन किया है, और यहाँ के जो दुर्गम क्षेत्र के बारे में बताया है कि लोगों का जीवन बहुत ही अधिक कठिनाई से भरा हुआ है। तो इस तरह से ये पाठ आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आप पूरी कहानी सुनने के लिए वीडियो को एंड तक सुने और देखें, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।